को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में बताना मत भूल जाना कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके, कमेंट्स किया करो यार, कमेंट्स से पता चलता है कि क्या क्या अपनी चीज़ें सुधारनी चाहिए या फिर क्या क्या नए तरीके लाने चाहिए जिससे मेरे वीडियो इंटरेस्टिंग हो, तुम लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आए। बस यही सारी बातें। और एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। ओके दोस्तों, मैं आ गया हूँ मास्टर सटेटी के एपिसोड 14 के साथ। तो चलो बिना किसी ज़्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया था। वहां पर उसे एक आदमी मिला था जो कि उससे तनक खराब तरीके से बात कर रहा था। सो हमारा हीरो भी थोड़ा उससे एटीट्यूड के साथ बात करता है, जिसकी वजह से जो वो आदमी है वो हमारे हीरो को पसंद करने लगता है। यानी कि दोस्तों जो वो आदमी था वो एक गे था। एंड तभी अचानक वहां पर एक और लड़की आ गई थी जो कि दोस्तों हमें पहले एपिसोड में देखने को मिली थी। एंड हाँ, उसके पैर से वो कुत्ता अभी भी चिपका हुआ है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस लड़की को देखकर हमारा हीरो सोचता है कि अरे ये तो जाओ नैन है ना, जिसने मेरी जान पार्क में बचाई थी। एंड हमारे हीरो को देखकर जो जाओ नैन है वो भी बोलती है कि क्या तुम यांग इयोन हो, है ना। सो हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा, तो मैं जाओ को मैं अभी भी याद हूँ। सो जाओ नैन बोलती है आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैंने उस टाइम पर तुमसे कहा था कि मुझ पर तुम्हारा एक कर्जा रहा कि तुमने मेरे पपी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। एंड उन दोनों को बात करते हुए देखकर जो वो आदमी है वो सोच रहा होता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि यांग इयोन का जो रिलेशनशिप है मिस जाओ के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद वो सोचने लगता है कि रुको एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों नहीं 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 नहीं। एंड उसके बाद वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड तभी अचानक वो अपने तालियां बजाने लगता है। एंड वो बोलता है कि मिस जाओ, आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप पहले से ही मिस यांग को जानती हैं, मेरा मतलब मिस्टर यांग। वैसे आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है। सो उसकी बात सुनकर हमारा ही सोचता है कि मिस जाओ, अच्छा तो ये है जाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट। सो मिस जाओ बोलती हैं मेरी मिस्टर यांग के साथ काफी अच्छी दोस्ती है, वैसे आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। हाँ, सो हमारा हीरो बोलता है वैसे मैं तो यहाँ पर एक इंटरव्यू, वो इतना ही बोलता है। सो वो जो दूसरा आदमी है वो बोलता है वो यहाँ पर एक डेट के लिए आया है। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है एंड सोचता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। एंड दूसरी तरफ जो वो आदमी है वो हमारे हीरो की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। उनकी बात सुनकर जो जाओ नैन है वो सोच रही होती है कि यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो मैनेजर मेई है वो यहाँ पर काम कर रहे दूसरे लड़कों पर भी अपनी बुरी नजर डाले हुए हैं, यानी कि उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जो मिस्टर यांग है वो भी इस तरह के इंसान होंगे। सो उसके बाद में साओ बोलती हैं अच्छा तो आप दोनों यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने आप दोनों को इंटरप्ट कर दिया। सो हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं मिस जाओ, आपको गलतफहमी हो रही है, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हीरो की बात सुनकर जो वो मैनेजर में ही है वो किसी लड़की की तरह हरकतें करते हुए बोलता है कि यांग इयोन कमीने, तुमने पहले मेरे साथ उस तरह की हरकतें की और अब तुम ये बोल रहे हो, तुम जब भी दूसरी लड़की को देखते हो तुम आखिर ये क्यों नहीं मानते कि तुम उसकी बात सुनकर हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस आदमी को बहुत सारे थप्पड़ मारूं अभी अभी। तो उस आदमी की बात सुनकर जो मिस जाओ है वो उससे दूर भागने लगते हैं कि बाय बाय मैं यहाँ से जा रही हूँ। सो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए आया था, एक जॉब अप्लाई करने के लिए आया था। सो उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें उनके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस जाओ को देखते हैं जो बोलती है कि आपको गलत समझने के लिए माफ करना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो मैनेजर में ही है वो आपको इतना ज्यादा पसंद करते होंगे। उसके बाद मिस जाओ है वो बोलती हैं कि कई बार हमारा भाग्य कितना ज्यादा चमत्कारिक होता है, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इंसान जिसने मेरे कुत्ते की जान बचाई थी वो मेरी ही कंपनी में आएगा काम करने के लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैनेजर में ही है वो हमारे हीरो के पास आकर उसके कान में फूंक मारते हुए बोलते हैं कि सच में भाग्य बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक होता है। हमारा हीरो थोड़ा घबरा जाता है भाई। फिर हमारा हीरो उसे दूर करते हुए बोलता है मैंने अभी तक प्रेसिडेंट जाओ को खुद से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैं यांग इयोन हूँ और मैं एंशियंट कैपिटल हिस्ट्री कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में है और मैं ऐतिहासिक चीजों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा माहिर भी हूँ और जब मैं इस कंपनी में काम करने लगूंगा तो मैं यहाँ की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। हमारे हीरो की बात सुनकर मिस जाओ बोलती हैं मैं जाओ नैन हूँ, जाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट, और आपको इतना ज्यादा उत्साहित देखकर मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी आई को बुलाऊं, वो आपके लिए एक अच्छी सी जगह है और आपके सारे कागजों को हैंडल कर लेगी। सो तभी जो मैनेजर में ही है वो बोलते हैं कि क्यों ना मैं इनके सारे काम को हैंडल कर लूं है। सो हमारा हीरो से दूर करते हुए बोलता है कि अगर एक इंच भी मेरे करीब आए ना तो बहुत बुरा करूंगा मैं तुम्हारे साथ। और तभी अचानक उनको दरवाजा खुलने की आवाज आती है। सो मिस जो बोलती है कि बिल्कुल सही वक्त पर आए, यहाँ आ जाओ। सो अंदर की तरफ एक टोपी लगाए हुए आदमी आता है। ओ भाई, ये तो यहाँ पर शायद से एक काम करने वाला आदमी है जो बोलता है मिस जाओ मैं यहाँ पर सारा का सारा कचरा उठाने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। सो जाओनैन बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर मेहमानों के साथ एक मीटिंग डिस्कस कर रही हूँ, बाद में आना।
सो वो आदमी है वो बोलता है मैं हमेशा इसी टाइम पर यहाँ से कचरा उठाता हूँ। सो उसके बाद जाओ नैन चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर काम करना नहीं चाहते हो? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खुद ही यहाँ से निकाल दूंगी। सो उसके बाद वो आदमी बोलता है कि मेरा काम। हाँ। एंड उसके बाद वो आदमी अपने पास से एक चाकू निकालता है एंड जाओ नैन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है एंड बोलता है आज यहाँ पर तुम सभी को मार दूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जाओ नैन की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है एंड जो मैनेजर में है वो किसी अबला नारी की तरह चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज हमारी कोई मदद करो, वो हमें मार देगा। पर तभी अचानक हमारा हीरो वहां पर उस चाकू को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है एंड बोलता है कि शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गए कि मैं यहाँ पर हूँ? एंड दोस्तों हमारे हीरो को देखकर कि भाई 2 उंगलियों से चाकू पकड़ लिया, वो तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं ये। एंड उसके बाद हमारा हीरो मस्त एक खतरनाक लात मार देता है उस आदमी में। भाई तुम लोगों ने इस स्टोरी में एक चीज नोटिस की कि इनके पैर को ज्यादा नहीं फैल जाते? हाँ, कमेंट्स में बताना। ओके। एंड हमारे हीरो की जो किक थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिसकी वजह से जो वो आदमी वो दीवार से टकराता है एंड उस दीवार में जो दरारें पड़ जाती हैं। एंड उसके बाद जब वो आदमी बोलता है जाओ नैन ये सब तुम्हारी गलती है कि मैं नहीं नौकरी चली गई और उसके बाद मैंने जुआ खेलकर जो अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया था मैं उसे भी नहीं चुका सकता, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड तभी वहां पर आ जाती है जाओ नैन की सेक्रेटरी जो बोलती है कि आखिर क्या हुआ मिस जाओ, मुझे यहाँ से बहुत ही ज्यादा तेज शोर शराबा आता हुआ सुनाई दिया। सो जाओ नैन बोलती है जल्दी से जल्दी फुलनेस को फोन करो या अभी अभी मुझ पर किसी ने अटैक किया है, वो तो भगवान का शुक्र है कि मिस्टर यांग ने मुझे बचा लिया। एंड वो देखती है कि वहां पर एक आदमी बेहोश खड़ा है, सो वो काफी ज्यादा घबराते हुए पुलिस को कॉल करती है। एंड दूसरी तरफ जो मैनेजर में है वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे एंड वो सोच रहे थे कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है एंड इसको देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा मैं यहाँ ऐसे कितनी देर से परेशान किए जा रहा हूँ, कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो बोलता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो आपको काफी अच्छे तरीके से जानता है मिस जाओ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? सो जाओ नैन बोलती है जब मैं पहली बार इस कंपनी को संभालने के लिए आई तो मैंने यहाँ पर काम कर रहे बहुत सारे आलसी लोगों को नौकरी से निकाल दिया और उन लोगों को भी निकाल दिया जो कंपनी में कोई प्रोग्रेस ही नहीं करवा पा रहे थे। वो काफी टाइम जुआ खेला करते थे कंपनी में, वो लंच ब्रेक में भी जुआ खेलते रहते थे और उनकी वजह से काफी लोगों को काम करने में परेशानी हुआ करती थी। इसी वजह से मैंने उन्हें कंपनी में से निकाल दिया और अभी भी जो आदमी आया था वो शायद से उन्हीं में से एक होगा। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो ये सब यहाँ पर चल रहा है, लेकिन मैं जाओ आपने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल सही किया एंड मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और आपकी पोस्ट के योग्य हो और आप इस जगह की क्वीन कहलाने के लायक हो। हमारे हीरो की बात सुनकर मिस जाओ बोलती हैं अब तो काफी अच्छा बोल लेते हैं मिस्टर यांग। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है वैसे मैं बस एक ग्रेजुएशन पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ और उसके साथी हो सकते हैं, क्या आज मैं आपको घर छोड़ दूं? सो मिस जाओ बोलती है ठीक है, लेकिन आप जो मेरी मदद कर रहे हो वो मुझ पर उधार रही, अगली बार मैं आपको डिनर करवाने के लिए ले जाऊंगी। सो हमारा हीरो बोलता है कि आपने भी तो मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मुझे आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बातें करते करते बाहर आ गए हैं। बाहर आकर मिस जाओ बोलती हैं लेकिन आपने मेरे पपी की जान बचाई थी मिस्टर वांग, इसी वजह से पहले मुझे आपको खाने के लिए ले जाना चाहिए एंड उसके बाद आप मुझे खाने पर ले जाइएगा। सो हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है। एंड उसके बाद वो लोग एक पार्किंग स्पॉट पर आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी गाड़ी के पास आ जाता है एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि चलिए चलते हैं, मेरी कार वो खड़ी है वहां पर। एंड ये सब देखकर मिस जांग सोच रही थी कि ये तो बस एक मामूली लड़का था, की कमाई ज्यादा नहीं थी और फिर आखिर कैसे ये इतनी महंगी और शानदार कार लेकर आ गया। एंड उसके बाद मिस जाओ सोच रही होती है कि और मैं इस बात को भी नहीं भूल सकती कि जब अभी अभी इसने कुछ देर पहले मेरी जान बचाई तो इसने बस अपनी 2 उंगलियों से ही उस चाकू को रोक दिया। एंड इसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कि ये एक एंशिएंट वॉरियर है और आखिर ये करना क्या चाहता है। सो दोस्तों अगर जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है इतनी ज्यादा सस्पेंसिंग स्टोरी के साथ, सो अगला एपिसोड देखने के लिए तो तैयार हो ही जाओ और अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में जरूर बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा। ओके तुम लोग कमेंट्स किया करो यार, मतलब मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स को पढ़ा जरूर करूँ। एंड तुम लोग नहीं मानोगे मैं A to Z हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब नहीं दे पाता वो अलग बात है। सो प्लीज कमेंट किया करो और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। हम देखते हैं कि दोस्तों ये हमारा हीरो है जो ओयांग यूइंग के एक्स हस्बैंड को पकड़ चल सके। ठीक है एपिसोड 17। सो बिना किसी ज्यादा बकवास के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा हमारे हीरो ने अपने टीचर की जान बचा ली है एंड उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है एंड उसके बाद पुलिस हमारे हीरो की टीचर से बोलती है कि पुलिस स्टेशन में आपकी बच्ची आपका इंतजार कर रही है
कि कब आप उसे लेने के लिए आओ। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रात का सीन दिखाया जाता है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि शहर कितना ज्यादा खूबसूरत है। एंड वहीं हम अपने हीरो को गाड़ी चलाता हुआ देखते हैं। एंड उस गाड़ी में उसकी टीचर भी उसके साथ बैठी हुई होती है। हमारा हीरो बोलता है, टीचर ओ यंग यू गोइंग, आखिर चीजें इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ गई? आखिर आपने वोंग मिंग के बारे में पुलिस को पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सो उसकी टीचर से बोलती है, ये सब कुछ सालों पहले हुआ था। मेरे एक्स हस्बैंड वोंग मिंग और मुझे, हम दोनों की फैमिलीज ने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था। उस टाइम पर वोंग मिंग की फैमिली एक बिजनेस चलाया करती थी। उस वक्त उनकी फैमिली भी रिच हुआ करती थी। सो मेरे पापा ने उस टाइम पर वोंग मिंग की फैमिली की कंडीशन देखकर मेरी उससे शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ कि वोंग मिंग एक जुआरी है। मेरा मतलब वो जुआ खेलने वाला है। और कुछ ही टाइम में उसने अपनी फैमिली का सारा पैसा जुए में उड़ा दिया। और उसके बाद उस पर हजारों लाखों का कर्जा हो गया। और उसके बाद उसका बिहेवियर और भी ज्यादा बिगड़ता गया, बद से बदतर होता गया। उसके बाद जब भी वो जुए में हार जाता तो वो काफी गुस्से में आ जाता और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए मेरे पास आता और मुझे बहुत ज्यादा पीटता था। सो जिसकी वजह से मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। लेकिन डाइवोर्स के बाद मैं उसे कोर्ट लेकर गई ताकि जो कानूनी रूप से मेरी बच्ची की स्टडी मुझे मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने वो उसे दे दी। और उसके बाद वो मुझे अपनी बच्ची की धमकी देकर पैसे लेने लगा। और वो मुझसे ये कहता था कि अगर उसने मुझे पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो लिली को कभी नहीं देख पाएगी। अपने टीचर की बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, अब आप चिंता मत कीजिए टीचर, आपने स्कूल में जितना भी मेरा ख्याल रखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी वजह से मैं आपके साथ हूँ और जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। सो हमारे हीरो की बात सुनकर जो उसकी टीचर वो थोड़ा शर्मा जाती है, बोलती है कि ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे हीरो सोचता है, आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ? नहीं, अभी अपनी टीचर से जो कुछ भी कहा वो किसी कन्फेशन की तरह था कि मैं उन्हें प्रपोज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें सिटी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। एंड दोस्तों यहीं पर है हमारे हीरो की टीचर की बच्ची। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस बोलती है, जिस छोटी बच्ची को हम पुलिस स्टेशन लेकर आए थे वो अंदर है। उसके बाद अपनी बच्ची को देखकर टीचर बोलती है कि लिली, वो बच्ची भी टीचर को देखकर बोलती है कि मामा। एंड उसके बाद जो टीचर है वो उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है एंड बोलती है कि आखिर तुमने पुलिस को रिपोर्ट कैसे किया और तुम अब पुलिस स्टेशन में हो? लिली, क्या तुम ठीक हो? जो लिली है वो बोलने की कोशिश कर रही होती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। एंड ये देखकर पुलिस वाले और हमारा हीरो काफी शर्मिंदा, मतलब शर्मा रहे थे। हमारा हीरो तो बोलता है कि कितना प्यार करती है एक माँ अपने बच्चे से। उसके बाद वो बच्ची जैसे तैसे थोड़ी सांस लेती है एंड उसके बाद वो बोलती है, मैं चुपके से घर के बाहर चली गई जब मेरे पापा मुझ पर नजर नहीं रखे हुए थे। एंड उसके बाद जब मैंने अपने पापा को किसी से बात करते हुए सुना तो मुझे पता चल गया कि वो आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई पुलिस को बताने के लिए। एंड उसके बाद जो पुलिस वाला है वो बोलता है, मिस ओयांग, आपके साथ जो कुछ हो रहा है हम उस सिचुएशन को समझते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि आपके जो पति थे वो एक ड्रग चलाने वाले ग्रुप से मिले हुए थे। इसी वजह से अब उसे सरकार पर सजा देगी और अब बस आपको कुछ ही कागजों का मतलब लिखाई पढ़ाई करने का काम करना है एंड बच्ची की कस्टडी आपको दी जाएगी। उसकी बात सुनकर जो टीचर है वो बोलती हैं, इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए थैंक यू सो मच पुलिस ऑफिसर। एंड उसके बाद जो टीचर है वो बोलती हैं, चलो लिली घर चलते हैं। एंड उसके बाद जो मम्मी है वो तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएंगी। वो बच्ची बोलती है, मैं चिकन खाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं खाया है। एंड उसके बाद जो टीचर है वो हमारे हीरो की तरफ देखकर बोलती है, यांग यून, तुम भी हमारे साथ आओ। तुम्हारे साथ खाना खाकर ये जान सकते हो कि तुम्हारे टीचर का ये थैंक यू कहने का एक तरीका है। हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है। लेकिन हमारा हीरो सोच रहा होता है कि टीचर कुछ अच्छा सा रिबन पहनकर उसे प्यार से खाना खिलाएंगे, बोलेंगे कि अपना मुंह खोलो, टीचर ओमिया के घर पर चलना है। वाह। लेकिन दोस्तों ये एक बच्चों वाली सीरीज है, यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आप लोग सोच रहे हो। एंड यांग ईयून और अपनी मम्मी की केमिस्ट्री देखकर वो बच्ची को ना जाने क्या सोच रही होती है। एंड उसके बाद जो वो बच्ची है वो बोलती है, अंकल आप मेरी मम्मी की खूबसूरती देखकर मेरी मम्मी को पसंद करते हो और उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। उस बच्चे की बात सुनकर हमारे हीरो के तोते उड़ जाते हैं, उसकी मम्मी शर्मा जाती हैं। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चे भी ना। एंड उसके बाद जो उसकी मम्मी है वो उसे फिर से सीने से लगा लेती है, बोलती है कि लिली आखिर तुम ये क्या बातें कर रही हो। सो हमारा हीरो बोलता है, कोई बात नहीं, बच्चे नादान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। उसके बाद यहाँ पर सीन और हमें ओयांग टीचर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो को बच्ची घूरे जा रही होती है एंड हमारा हीरो सोचा होता है कि आखिर ये बच्ची मुझे इतनी देर से क्यों घूर रही है। एंड दूसरी तरफ जो टीचर है वो उन दोनों के लिए खाना बना रही होती है एंड खाना तैयार हो गया होता है। वो बोलती है कि चलो खाना शुरू कर। उसके बाद हम देखते हैं कि खाना टेबल पर लग गया होता है। हमारा हीरो बोलता है, आपने बनाया जो खाना है ना वो कितना ज्यादा शानदार है, मेरा इतना अच्छा
और होनहार स्टूडेंट मेरे घर पर पहली बार आया है, इसी वजह से मुझे अपनी थोड़ी काबिलियत तो दिखानी पड़ेगी। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी टीचर को देखकर सोच रहा होता है कि मैंने आज से पहले कभी भी अपनी टीचर को इस तरह के कैजुअल कपड़ों में नहीं देखा है और मेरी टीचर की खूबसूरती तो किसी फिल्म स्टार हीरोइन से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया एक वोंग मिंग नाम के कमीने के साथ। अरे वोंग मिंग को तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि उसे भगवान ने एक चांद सी खूबसूरत बीवी लाकर दी। भाई लोग, वो बच्ची ये सब देख रही होती है खाना खाते टाइम पर। एंड उसके बाद वो बच्ची खाना खाते हुए बोलती है, अंकल आप मेरी मम्मी के कपड़ों की तरफ इतनी देर से क्यों घूरे जा रहे हो? उसकी बात सुनकर हमारा हीरो शॉक्ड। उसके बाद जो टीचर है वो बोलती है, शायद से मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। हमारा हीरो शॉक्ड होते हुए बोलता है, नहीं टीचर, आप जो कपड़े पहने हो वो ठीक है, आपको लिली की जो बकवास बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो तीनों खाना खाने लगते हैं। टीचर हमारे हीरो को खाना सर्व करते हुए बोलती है, यांग यू तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत और ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होगा। हमारा हीरो बोलता है कि थैंक यू टीचर। उन दोनों को ऐसा देखकर जो लिली है वो बोलती है, क्या ये अंकल लिली के नए पापा बनने वाले हैं? उसकी बात सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो ओयांग यू क्विंग है वो बोलती है, लिली आखिर तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हें मेहमानों से अच्छी बात करनी चाहिए। बच्ची बोलती है, पापा आपके साथ कितने बुरी तरीके से बिहेव किया करते थे, आपको मारते पीटते रहते थे। इस बार जब वो आपको परेशान कर रहे थे तब ये अंकल आए और इन्होंने आपको बचाया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये अंकल मेरे नए पापा बन जाएं। सो उसके बाद टीचर बोलती है, लिली तो एक छोटी बच्ची है, इसी वजह से उसकी बातों को लेकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से खाना खा लो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। हमारा हीरो तो मस्त खाना खा रहा होता है, बोलता है कि क्या ये अच्छा खाना बना है। हमारा हीरो काफी ज्यादा खाना खा रहा होता है। सो लिली बोलती है, पापा धीरे से खाइए जरा। एंड उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें शाओ ग्रुप की कंपनी दिखाई जाती है। देखते हैं कि हमारा हीरो काम कर रहा है लेकिन पीछे से किसी का हाथ आ रहा होता है उसकी तरफ। एंड उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है। एंड वो रात में सही से सो नहीं पाया क्योंकि उसे लिली के सपने आ रहे थे जो उसे बोलती है, पापा 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 पापा। लेकिन तभी अचानक जो जाओ नैन है यानी कि उनकी बॉस, वो उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, काम खत्म हो चुका है पहले ही, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर बैठे हुए। अचानक से अपने पीछे ये आवाज सुनकर हमारा हीरो डर जाता है एंड डरते हुए बोलता है, पापा। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, अरे कुछ भी नहीं, कल रात में सो ही नहीं पाया कुछ काम की वजह से। उसकी बॉस उससे बोलती है कि चलो चलते हैं, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती कि कल रात सो नहीं पाए, पापा मैंने यांग यूंग की जो फाइल है उसे पहले भी देखा हुआ है और उसके जो पापा हैं वो युद्ध भूमि में लड़ाई करते हुए अचानक ही गायब हो गए। शायद से वो अपने पापा के बारे में ही सोच रहा होगा, इसी वजह से सो नहीं पाया। अपनी बॉस की बात सुनकर कि चलो चलते हैं, तो हमारा हीरो बोलता है कि कहाँ पर जाना है। हमारे हीरो की बात सुनकर उसकी बॉस बोलती है, मैं बहुत ही कम लोगों को डिनर पर बुलाती हूँ, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। सो तभी अचानक हमारे हीरो को याद आता है कि उसकी बॉस ने उससे कहा था कि तुमने मेरे पपी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगी। हमारे हीरो ने बोला था, नहीं आपने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मुझे आपको लेकर जाना चाहिए। हमारे हीरो को ये याद आता है, वो बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था, मैं ये भूल ही गया था कि मेरी प्यारी सुंदर प्रेसिडेंट ने मुझे डिनर पर बुलाया है, चलिए चलते हैं। एंड उसके बाद वो अपनी बिल्डिंग में से बाहर आ रहे होते हैं जहाँ पर उसकी जो बॉस है वो उससे बोलती है, अगर अगली बार तुम इस तरीके से भूल गए तो मैं तुम्हें कभी भी डिनर के लिए इनवाइट नहीं करूंगी। हमारा हीरो बोलता है कि बाप रे, मैं कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर किसी की कार खड़ी होती है, मस्त लाल कलर की कार। एंड वहां पर दो आदमी भी खड़े होते हैं। उन दोनों को देखकर हमारा हीरो एंड उसकी बॉस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद उन दो में से एक आदमी बोलता है, नैन नैन, तो अब इतनी देर बाद तुम यहाँ पर आई हो? हाँ। सो दोस्तों, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये आदमी कौन है लाल बालों वाला, तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड यहाँ पर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। सीरीज पसंद आए तो कमेंट्स करना। अगर चाहते हो कि हमारा हीरो लिली का नया पापा बन जाए तो कमेंट में यस लिखना मत भूल जाना। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। मैं आ गया हूँ मास्टर ज़डेटी के एपिसोड 18 के साथ। तो चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा है, क्या ये आदमी लाइट एनर्जी के 7वें या 8वें लेयर पर पहुंच चुका है? देखकर तो ऐसा ही लगता है। एंड उसके बाद जो लाल वालों वाला आदमी है वो अपना चश्मा उतार कर बोलता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मुझे पता नहीं था कि इस एंशिएंट कैपिटल में भी मार्शल आर्ट वॉरियर्स होंगे जो कि लाइट एनर्जी के 7th लेयर से भी ज्यादा होंगे। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एंड दोस्तों, उसके बाद जब चश्मा उतारता है तो उसकी शक्ल काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। चश्मे तो वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो बोलता है, मुझे ऐसे लोगों से ज्यादा किसी से नफरत नहीं है जो अपने काम से काम नहीं रखते और दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं। और अब तुम यहाँ पर एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो।
बच्चे, इस हीरो बनने के चक्कर में आज तुम्हारी यहाँ पर जान जाने वाली है, और जब मैं तुम्हें यहाँ पर मार पीट चुका होऊंगा उसके बाद मैं तुम्हारी आंखों के सामने ज़ाओ नैन को यहाँ से जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। इसी वजह से चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उस आदमी की बात सुनकर हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ ये। एंड उसके बाद हम लाल बालों वाले आदमी को देखते हैं जो कि हमारे हीरो की वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो बोलता है, तुमने अभी अभी जो किया है ना बच्चे, उसके लिए तुम पछताने वाले हो। लाओ मो, अब मैं इस बच्चे से लड़ने वाला हूँ, इसीलिए तुम मेरी लड़ाई में इंटरफेयर मत करना। एंड ये देखकर जो ज़ाओ नैन है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। बोलती है, यांग यून जरा संभल कर, उसके पास लाइट एनर्जी की अल्टीमेट पावर है। एंड उसके बाद वो जो लाल बालों वाला आदमी हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है। उसके बाद वो अपनी एक पावर फैंग यून फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो क्योंकि अब काफी ज्यादा देर हो गई है तुम्हारे बचने के लिए। हमारा हीरो उसकी स्पीड देखकर सोचता है कि कितना ज्यादा फास्ट है यार ये, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो जैसे न तैसे उसके अटैक को अपने अटैक से रोकता है। एंड हम देखते हैं कि उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही होती हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वूशिंग इंडक्शन आर्ट राइजिंग आर्म एफ, ये हमारे हीरो का अटैक है जो कि उस लाल बालों वाले आदमी के अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से लाल बालों वाला आदमी इंजर्ड हो जाता है। एंड वो सोचता है, मैंने आज से पहले इस तरह के अटैक को कभी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद वो आदमी हमारे हीरो के हाथ को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद वो हमारे हीरो के पेट पे अपनी लात मार देता है एंड बोलता है कि खुद पर इतना ज्यादा घमंड मत करो। हमारा हीरो उसके अटैक को देखकर सोचता है कि क्या, एंड हम देखते हैं कि हमारे हीरो के मुंह से भी खून निकल आता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी ना, उसकी वजह से लाल बालों वाला आदमी दूर हवा में उड़ता हुआ फेंक जाता है। एंड उसके बाद वो दूर अपने आप को संभालते हुए एक जगह पर रुकता है। एंड वो सोचता है कि उसकी जो इनर और आउटर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ अजीब तो है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की और काफी देर तक कोशिश की। ये बात सुनकर जो वो लाल बालों वाला आदमी सोच रहा होता है कि तो इसने मुझे सोच समझकर खुद से दूर किया ताकि ये अपने किसी अटैक का यूज कर पाए। एंड उसके बाद अगले ही मूवमेंट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसके सामने से गायब हो जाता है। एंड वो तभी अचानक उस लाल बालों वाले आदमी के सामने आकर उसे एक मुक्का मार देता है। एंड ये देखकर लाल बालों वाला आदमी का साथी लाओ मो और ज़ाओ नैन दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। एंड उसके बाद हम अपने हीरो को मस्त स्टाइल में देखते हैं जो बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा कि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। एंड उसके बाद हमारे हीरो की पंच की वजह से जो लाल बालों वाला आदमी है वो बेचारा हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है। एंड उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी कार से टकरा जाता है एंड इतनी जोर से टकराता है कि उसकी कार भी थोड़ा खिसक जाती है। एंड उसके बाद हम बेचारे लाल बालों वाले आदमी को देखते हैं जिसके दोनों के दोनों गाल सूज चुके होते हैं। एंड वो बोलता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कसम खा के बोलता हूँ तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। सो हमारा हीरो बोलता है, क्या तुम मुझे कोई गधा समझते हो? हाँ, हमारा जो समाज है उसमें कानून नाम की भी कोई चीज है, और अगर इसके बाद तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की और स्पेशली मिस ज़ाओ, तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े को इतना पीटूंगा इतना पीटूंगा इतना पीटूंगा कि तुम्हें हर सुबह बैठने में क्या चलने में भी दिक्कत होगी। एंड उसके बाद जो लाल बालों वाला आदमी है वो देखो सही से खड़ा तो हो नहीं पा रहा होता है। सो उसका जो साथी है लाओ मो वो उसके पास आता है, उसे उठाता है। एंड दूसरी तरफ जो लाल बालों वाला आदमी है वो बोलता है, यांग यून तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, लेकिन हम दोनों की लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं हुई है, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। एंड उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि भाई कितने ज्यादा स्टाइल में खड़ा हुआ है। एंड वो सोच रहा होता है कि मैंने ज्यादा बेवकूफी की, क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो मेरी ही तरह वूशिंग इंडक्शन आर्ट्स टेक्निक्स का यूज करते होंगे अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को बढ़ाने के लिए, और मैं डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को भी नहीं भूल सकता हूँ जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में है, और मुझे ये भी पता है कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग वहां पर होंगे। इसी वजह से मुझे अपनी ताकत बढ़ाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं अपने QI कंडेंशन के सेकंड लेयर पर पहुंचने के लिए जल्द ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। सो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये जो एपिसोड है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही अच्छी प्यारी प्यारी मंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। और अगर ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों, ये है माय मास्टर ज़80 का एपिसोड 19। तो चलो बिना किसी ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग यून का घर दिखाया जाता है, मेरा मतलब बंगलो। एंड हम देखते हैं कि जो यांग यून है वो अपने कमरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड दोस्तों, वो अपने इनर वर्ल्ड में होता है जहाँ पर वो अपने मास्टर यानी कि वही देवता उसके साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है। हमारे हीरो के मास्टर उससे बोलते हैं, हमारे बीच जैसी बात हुई थी वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आखिर तुम अपने आप को मेरा शिष्य कैसे कह सकते हो, क्योंकि एक मामूली से एंशिएंट वॉरियर ने तुम्हें छू लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम
कल्टीवेशन की क्या दुनिया है असली, उसे कभी देख भी नहीं पाओगे। हमारा हीरो बोलता आपके लिए कहना बहुत ज्यादा आसान होगा, वो सारी की सारी एंशिएंट वॉरियर फैमिलीज बहुत ज्यादा अमीर हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। वैसे क्या हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर मैं कैसे QI कंडेंसेशन के सेकंड लेयर पर कैसे जा पाऊँ। उसके मास्टर उससे बोलते हैं मैंने तुम्हें सिर्फ वूशिंग इंडक्शन आर्ट से भी कहीं ज्यादा दिया है, और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम कई सैकड़ों कल्टीवेशन मेथड्स होंगे। जो मास्टर हैं वो तुम्हें सिखा तो सब रहे हैं, लेकिन तुम खुद सीखना नहीं चाहते, और इसके बावजूद भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। हाँ। उसके बाद मास्टर बोलते हैं अगर मेरे जवानी के दिनों में जब मैंने कल्टीवेशन रियल्म में अपना पहला कदम रखा था तो ये बहुत सारी डायनेस्टी से भी परे था। एंड उसके बाद वो बोलता है वो सिर्फ एक आइडिया था जिसने मुझे हजारों करोड़ों लोगों से ऊपर निकाला, वो बस एक थॉट था जिसकी वजह से मैं भगवानों और शैतानों से लड़ पाया। एंड उसके बाद वो अपने डींगे मारते हुए और भी बोलता है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे कैद करके इस इंसानी दुनिया में भेज दिया जहाँ पर लोग इमॉर्टल तक नहीं है, और मैं टाइम एंड स्पेस के बीच एक सच्चा हेवनली मास्टर हूँ। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो उससे बोलता है तो अब इतने ज्यादा पावरफुल शख्स की सिर्फ एक आत्मा ही रह गई है ना? और आखिर कैसे इतने ताकतवर शख्स की आत्मा जिसने भगवानों और देवताओं और मॉन्स्टर्स सभी को मारा हो एक यूनिवर्सल पॉट में आकर कैद है और उसे छोड़ भी नहीं पा रही है। हाँ। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अपने मास्टर की यहाँ पर बेइज्जती कर दी थोड़ी। मुझे माफ कर दीजिए कि आपका डिसाइपल होने के बावजूद मुझे एक एंशिएंट वॉरियर को हराने में इतना ज्यादा वक्त लग गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे आपके शिष्य होने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है। जो उसके मास्टर वो बोलते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम याओबोंग माउंटेन जाओ, वहाँ पर एक 500 साल पुरानी जड़ी बूटी को ढूंढो और उस बड़े सांप के एक दांत को भी ले लेना, और इन 2 प्योर ऑरास के साथ तुम्हें QI कंडेंसेशन के सेकंड लेयर में पहुंचने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। उनकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है पाइथन, लेकिन मैंने तो उसे मार दिया और उसकी जो मरी हुई बॉडी है वो अभी भी उस जंगल में पड़ी हुई है। मास्टर बोलते हैं कि बेवकूफ शिष्य, मेरे लिए भले ही वो चीजें किसी काम की ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो किसी खजाने से कम नहीं है। उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं जैसा कि तुमने देखा है कि जो यूनिवर्सल पॉट है वो उसके आसपास मौजूद उन सारे खजानों जिनमें ऑरा होता है उन्हें सोख लेता है, इसीलिए जो सांप की गैल है जो तुम्हें चाहिए वो उसमें पहले से ही होगी, और तुम्हें उस गिनसेंग के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए जो मैंने तुमसे कहा। और उसके बाद तुम्हें एक एल्केमी रसायन शास्त्री के भगोने की जरूरत होगी, क्योंकि एक रसायन शास्त्री के भगोने में बनी हुई दवा ही मतलब गोली अच्छे से अच्छा फायदा दे पाएगी, और आने वाले फ्यूचर में जो यूनिवर्सल पॉट है वो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम उसमें खजाने रख पाओ, और वो तुम्हारे सफर में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। एंड उसके बाद अभी हमारे हीरो को याद आता है कि हाँ अभी मुझे याद आया कि उस टाइम पर स्टार स्पिरिचुअल ग्रास और उस गिनसेंग को इस यूनिवर्सल पॉट ने अपने अंदर सोख लिया था, और मुझे तो उन्हें छूने तक की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद उसके मास्टर उठते हैं एंड उनसे बोलते हैं और इसके बाद मुझे ऐसी फालतू की चीजों के लिए परेशान मत करना, ये मेरे लिए शर्म की बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके टीचर जाने लगते हैं और वो गायब होने लगते हैं, लेकिन वो अपने पीछे हमारे हीरो के लिए किताब छोड़ जाते हैं। उस किताब को देखकर हमारा हीरो सोचता है मास्टर मेरे लिए किताब छोड़कर गए हैं जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। एंड उसके बाद जब हमारा हीरो उस किताब को खोलता है तो वो देखता है कि इसमें कल्टीवेशन टेक्निक है ट्रू एक्सपेक्ट ब्लेज, जो मेरी मदद कर सकती है QI कंडेंसेशन के पहली लेवल को तोड़कर दूसरी लेयर में आने में। एंड उसके बाद हमारा हीरो प्रैक्टिस करने लगता है। वो सोच रहा होता है कि भले से ये एक लो लेवल की एल्केमी स्किल हो, लेकिन जब तक किसी इंसान की जो QI है वो अच्छी रहेगी तो इस टेक्निक की मदद से मैं हवा और पानी में भी अच्छे से रह पाऊंगा। उसके बाद हमारा हीरो इस किताब को देखकर सोचता है जो आग की ताकत है वो भी उसका उपयोग करने वाले यूजर के साथ बढ़ती जाती है। इस टेक्निक की मदद से मैं लोगों पर छुपकर हमला कर सकता हूँ, और जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा इस आग की ताकत भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद देखते हैं हमारा हीरो प्रैक्टिस कर चुका होता है एंड वो सोचता है पहले अपने कल्टीवेशन बेस को तोड़कर उससे आगे वाले लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद हमारा हीरो अपने हाथ में 2 जड़ी बूटी ले लेता है जो उसने यूनिवर्सल पॉट में से निकाले हैं। वो सोचता है ये स्नेक गॉल और काफी टाइम से पड़ी हुई ये गिनसेंग
मेरे अब काम आने वाली है। इस यूनिवर्सल पॉट में जो फीचर्स हैं कि मैं इसमें चीजें स्टोर कर सकता हूँ वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और फ्यूचर में मेरी मदद करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी इस पॉट की सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। लेकिन दोस्तों जब हमारा हीरो उस गिनसेंग को ध्यान से देखता है, ये तो किसी आदमी की तरह लग रही है। एंड ये देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान था एंड सोचता है कि क्या ये चीज हमेशा से इसी तरह की दिखती थी, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। एंड दोस्तों जब हमारा हीरो उस गिनसेंग को छूता है तो एक गिनसेंग इस तरह की शक्ल कैसे बना सकती है भाई। एंड उसके बाद हमारा हीरो ये सब देखकर सोचता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उन दोनों चीजों को खा जाता है। हाँ उससे शायद से उल्टी आ रही होती है लेकिन वो खा जाता है। एंड उसके बाद वो उसे निगल जाता है। एंड वो खाने के बाद बोलता है अरे ये स्मेल तो, एंड वो शायद से थोड़ा खुश था। अगले ही मोमेंट में वो दुखी हो जाता है, बोलता है कि ये कितनी बुरी है यार। लेकिन उसके बाद हमारा हीरो फिर से अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगता है। एंड अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हुए वो सोच रहा होता है कि अब मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, उस जायंट पाइथन की स्पिरिट को और उस गिनसेंग को जो मेरी बॉडी के साथ कंबाइन हो रहे हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो की बॉडी में से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है, सो वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो QI कंडेंसेशन के सेकंड लेयर में आ जाता है। उसके बाद हमारा हीरो अपनी एनर्जी को देखकर बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी ताकत से भरी हुई है। लेकिन तभी अचानक हमारे हीरो को कुछ याद आता है एंड वो अपना फोन उठाकर न जाने क्या करने लगता है। सोच रहा होता है कि अरे आज रात तो मेरा वोंग मुशेंग के साथ डिनर था, मुझे अपने साथ उस आयरन एग को लेकर जाना चाहिए ताकि मैं अपना जो सोशल नेटवर्क है उसे बढ़ा सकूं। एंड उसके बाद वो फोन लगाता है एंड बोलता है हे आयरन एग, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे? हम किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। सो हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे हीरो ने अपने दोस्त को फोन लगाया है एंड वो बोलता है कि क्या डिनर, जो फॉर्मूला तुमने मुझे पहले दिया था जिस पर रिसर्च चल रही थी काफी टाइम से और जो कि डेवलपमेंट ऑफ द गुयान वाइन है, उसे अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास आने के लिए। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है मैं जानता था ऐसा कुछ हो सकता है। वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं अभी थोड़े टाइम पहले एक मिलिट्री ऑफिसर से मिला जो कि काफी बड़े लेवल पर थे, शायद से वो एक कमांडर के लेवल के थे। मुझे ये लगता है कि तुम्हें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। हमारे हीरो की बात सुनकर वो बोलता है अच्छा तो मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है। एंड वो सोच रहा था कि मैं जानता था कि आयरन एग मेरे इस ऑफर को तो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें एक दूसरे से मिलने में बहुत ज्यादा ना जाने क्या ही मजा आता है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें शायद से किसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी और औरत को प्यार करता हुआ देखते हैं। आदमी बोलता है हनी तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत होगी, जब मिस्टर यांग यहाँ पर आएंगे कुछ शरारत मत कर देना। उसकी बीवी बोलती है तुम काफी ज्यादा चिंता करते हो मुशेंग, मुझे पता है कि लोगों के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। एंड उन दोनों का बच्चा ना ये सब देखकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड उसके बाद हमारा हीरो एंड उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है हमारा हीरो कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा तो दोस्तों हमारा हीरो यहाँ पर आया है क्योंकि इन सर मुशेंग ने हमारे हीरो को खाने पर बुलाया था, क्योंकि हमारे हीरो ने इनके बेटे की जान बचाई थी। उसके बाद जो सर मुशेंग है वो बोलते हैं आपको आने में देर नहीं हुई, हम जल्दी यहाँ पर आ गए, वैसे अभी वक्त सही है, आइए बैठ जाइए। एंड हमारे हीरो के दोस्त को देखकर सर मुशेंग पूछते हैं क्या कि तुम्हारे साथ ये कौन है? सो हमारा हीरो बोलता है कि अरे ये तो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो का दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान था। एंड उसके तुरंत बाद ही हमारे हीरो का दोस्त सैल्यूट मारते हुए बोलता है कि सीनियर ऑफिसर को आपके जूनियर ऑफिसर का एक सैल्यूट, मैं यांग यून का बचपन का दोस्त हूँ लिu शिव की। एंड ये देखकर हमारा हीरो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि सीनियर ऑफिसर, क्योंकि दोस्तों से पता नहीं था कि जो सर मुशेंग है वो एक सीनियर ऑफिसर हैं। सब जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ना? सो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने कर दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कांग्रेचुलेशन, आप बन चुके हमारी एक फैमिली का हिस्सा। और इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा। दोस्तों मैं आ गया हूँ मास्टर्स डेटी के एपिसोड 20 के साथ। सो बिना किसी ज्यादा देर के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो सर मुशेंग के घर पर आया होता है डिनर के लिए, एंड वो अपने बचपन के दोस्त लिu शिवकी को भी अपने साथ लेकर आया हुआ होता है। एंड जैसे ही हमारे हीरो का दोस्त सर मुशेंग को देखता है वो बोलता है सीनियर ऑफिसर को मेरा सैल्यूट। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सर मुशेंग है वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? सो शिक्यू बोलता है रिपोर्टिंग टू सीनियर ऑफिसर, मैं लिu शिक्यू हूँ और मुझे 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और मैं अक्सर आपके द्वारा आर्मी में किए गए कामों को नोटिस करता रहता हूँ और मैं आपका एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। सो सर मुशेंग बोलते हैं अच्छा तो तुम लिu शिक्यू हो, बहुत अच्छे, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है मुझे पता नहीं था कि जो वोंग मुशेंग है वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ऑफिसर होंगे।
एंड उसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। सर मूशंग बोलते हैं, तुमने हमारी फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मदद की है जोंगरैन की जान बचाकर, और अब से मैं तुम्हें ये उन बुलाया करूंगा और तुम मुझे अंकल वोंग बुला सकते हो, और मेरी बीवी को आंट लीजिएगा। हमारा हीरो बोलता है, अगर यही वो चीज है जो आप चाहते हो तो बिल्कुल अंकल वोंग। एंड उसके बाद जो अंकल वोंग है वो बोलते हैं, आखिर तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है इयुन, और तुम्हारा होम टाउन कौन सा है? उनकी बात सुनकर हमारा हीरो बोलता है, अंकल वोंग, मेरा जो होम टाउन है वो एंशिएंट कैपिटल गांसू प्रोविंस के बीच में जो जंक्शन है उसके बीच है। आपने गुओ कंट्री के बारे में तो सुना ही होगा, उसमें जो शांगयांग विलेज है मैं वहां से हूँ, और मेरे जो डैड थे वो भी एक सोल्जर थे, लेकिन वो पिछले 10 सालों से गुमशुदा हैं। मेरी अभी एक ग्रैंड माँ है और एक छोटी बहन है जो मेरे होम टाउन में रहते हैं, लेकिन जो मेरी माँ है वो हमें छोड़कर चली गई जब मैं 4 या 5 साल का था। हमारे हीरो की बात सुनकर जो अंकल वोंग है वो अपनी कुर्सी पर से उठकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलते हैं, शांगयांग विलेज, आखिर तुम्हारे पापा का क्या नाम था? हमारा हीरो बोलता है कि मेरे पापा को लोग यांग गुओशेंग नाम से बुलाते थे। एंड ये सुनकर वो तीनों ही थोड़े हैरान थे एंड वो सोच रहे थे कि बिग ब्रदर यांग गुओशेंग। एंड उसके बाद जो अंकल वोंग है वो अपने कोट में हाथ डालते हैं एंड बोलते हैं, बच्चे क्या तुम इस आदमी को जानते हो? उसके बाद वो हमारे हीरो और उसके दोस्त को एक फोटो दिखाते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों हम भी उस फोटो को देखते हैं। दोस्तों ये तो आंटी की फोटो है ना? उन दोनों की तो आंखें फटकर बाहर आ जाती हैं। वाह, बट सच अ क्यूट कैट स्वीट। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, ये आंट लीजिया है एक कैट गर्ल के सूट में, और दूसरी तरफ जो क्वी है तो क्लीन बोल्ड हो गया होता है, बिल्कुल घायल हो गया होता है। एंड उसके बाद जब वो तीनों भी उस फोटो को देखते हैं तो भाई कुछ अल्फाज नहीं होते उनके पास बोलने के लिए। उसके बाद जो आंट लीजिया है वो अंकल वोंग में राप्टा टाइप का मार देती है, बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास ये फोटो अभी तक कैसे है? अंकल वोंग बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने गड़बड़ कर दी। उसके बाद अंकल वोंग बोलते हैं कि चलो मेन टॉपिक पे बात करते हैं। उसके बाद वो एक फोटो दिखाते हैं जिसमें हमें आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। एंड अंकल वोंग बोलते हैं, यही तुम्हारे पापा हैं। तुम्हें और तुम्हारे पापा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों बिल्कुल एक ही हो और तुम्हें दोनों को कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुम दोनों अलग अलग पर्सन हो। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस फोटो को देखकर बोलता, आखिर आपके पास मेरे पापा की ये फोटो कहाँ से आई? बिल्कुल यही फोटो मेरे घर पर भी है मेरे पापा की। उसके बाद अंकल वोंग बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पापा और मैं आर्मी में एक दूसरे के साथी हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए मर भी सकते थे और किसी को मार भी सकते थे। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पीछे से अंकल वोंग की आवाज आती है जो बोल रहे होते हैं कि और उस टाइम पर एक फ्रंटियर मिशन के दौरान हमने एक ऐसे मोमेंट का सामना किया जो हमारी मौत और जिंदगी का फैसला करने वाला था, और उसके बाद तुम्हारे पापा ने हम सब की जान बचाने के लिए दुश्मन के सारे हमलों को खुद पर लेने का फैसला किया, और उसके बाद एक धूल के तूफान में अचानक ही अपनी टीम के साथ गायब हो गया। एंड उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर अंकल वोंग बोलते हैं, अगर उस टाइम पर तुम्हारे पिता ने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं होता। बेटे आज से तुम मेरे बच्चे हो वोंग मूशैंग के, तुम मुझे सीधे आकर बोल सकते हो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, तुम्हारी कोई भी चिंताएं हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने के लिए। समझ गए? सो हमारा हीरो मुस्कुराता है और बोलता है कि हाँ। उसके बाद जो आंट है वो बोलती है, अभी वैसे तुम्हारी हालात कैसे हैं? वैसे अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। सो हमारा हीरो बोलता है, वैसे आंटी मैंने और मेरे दोस्त आयरन एग ने अभी साथ मिलकर एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट कंपनी शुरू की है, और शुरू में आते ही हमें कुछ परेशानी हो गई है। जो हमारी हेल्थ केयर कंपनी है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है गु युआन वाइन, उसको अलाउ करने में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। हमारे हीरो की बात सुनकर अंकल आंटी दोनों शर्मा जाते हैं। अंकल बोलते हैं, अच्छा तो ये जो गु युआन वाइन है वो तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट है? आंटी बोलती है, अच्छा तभी समझू कि अचानक से ये गायब कैसे हो गई, तो इसे अप्रूवल नहीं मिल रहा है अभी तक। उसके बाद जो अंकल वोंग है हम देखते हैं कि थोड़ा शर्मा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारी कंपनी की जो गु युआन वाइन है उसे मैंने और मेरी बीवी ने ट्राई किया है, वैसे वो काफी अच्छी है और उसके कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। उनकी बात सुनकर हमारा ये सोचता है, वैसे गु युआन वाइन के इतना अच्छे बिकने का कारण ये है कि ये इन डिफिशियंसी को ठीक करती है और जो यंग बॉडी की नर्वस सिस्टम है उसे भी ये अच्छे से ठीक कर देती है। उसके बाद जो जोंगरैन है वो कुछ बोलता है, उस गु युआन वाइन को पीने के बाद पेरेंट्स के कमरे में इससे बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं रात में, यहाँ तक कि उन दोनों को 2-2 बार अपने बिस्तर बदलने पड़ते हैं। सो तभी जो आंटी हैं वो जोंगरैन का मुंह बंद कर देती हैं, बोलती हैं, तुम्हें जाने के लिए देर हो रही होगी है ना यून, चलो हम जल्दी से खाना ऑर्डर कर देते हैं। हमारा हीरो तो समझ ही गया होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी हमारे हीरो का फोन रिंग करने लगता है। हमारे हीरो को एक मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है कि हमारे मास्टर तुम्हारी कंपनी की गु युआन वाइन की रेसिपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तुम जल्दी से जल्दी टक्यूला बॉक्स बार में आ जाओ आज रात। ये मैसेज पढ़कर हमारा हीरो सोचता,
मुझे लगता है कि हमारे प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलने में इतनी ज्यादा देर हो रही है, उसका कारण अब हमारे सामने आ चुका है। काफी देर लगा दी यार। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें रात के 11 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी बार में होते हैं जहाँ पर हमारे हीरो को बुलाया गया है। एंड उसके बाद हमें देखते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा खासा महंगा बार है, जहाँ पे सिर्फ VIP लोग ही आते हैं। एंड यहाँ पर एक VIP कमरा है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम मा शियाओ लियू है, और जो कि मा एंशिएंट मार्शल आर्ट्स फैमिली का यंग मास्टर है। वो बोलता है, तो क्या तुम भी एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हो यंग ईयून? तुम कुछ टाइम से काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हो बिजनेस में। तुमने ई फैमिली के यंग मास्टर से भी पंगा ले लिया है। और उसके बाद मा शियाओ लियू बोलता है, मेरी फैमिली का भी पता चला है कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट है गुआन वाइन, उसमें एक अच्छी औषधि मिली हुई है जिसे लोग एलिमेंट होनिंग पिल कहते हैं। तुम बस कीमत बोलो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है, अरे यार ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपनी उस एलिमेंट पिल में और ज्यादा पानी मिलाकर उसे और ज्यादा पतला कर देता, जिससे शायद से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, ठीक है 1 बिलियन युआन। एंड उसके बाद तभी अचानक वहां पर 2 आदमी आ जाते हैं जो कि हमारे हीरो को मारने के मूड में होते हैं। एंड उसके बाद शियाओ लियू है, वो बोलता है, देखो अब तुम मुझे मेरी गलती मत मानना, क्योंकि अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया और अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब ये जो दोनों आदमी हैं वो तुम्हारा लात मुक्कों से स्वागत करने वाले हैं। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, इन दोनों की ताकत काफी ज्यादा है, शायद से ये लाओ मो उसके मास्टर से ज्यादा ताकतवर होंगे। ऐसा लगता है कि अब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। एंड उसके बाद वो दोनों हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। हमारा हीरो बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा हुआ है। एंड उसके बाद बहुत ज्यादा मुक्कों और लातों की बरसात होने लगती है, बहुत ही ज्यादा आवाजें आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो तो मस्त आराम से उन दोनों के ऊपर ही बैठा हुआ है, सोचता है कि ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं QI कंडेंसेशन के सेकंड लेयर पर पहुंच चुका हूँ, इसी वजह से मुझे सब बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। उसके बाद हम मा फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत भी खराब कर चुका है। हमारा हीरो वो बोलता है, तुम भले ही हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें इस पर घमंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी एक ग्रैंड माँ है और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जो तुम्हारे होम टाउन में रहते हैं। अगर तुमने मुझे अपनी गुआन वाइन का वो फॉर्मूला नहीं दिया तो तुम नहीं सोच सकते कि उनके साथ क्या होगा। उसकी बात सुनकर हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछता है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर मैंने तुम्हें गुआन वाइन का फॉर्मूला नहीं दिया तो तुम उनके साथ क्या करोगे? एंड दोस्तों हमारा हीरो एक हाथ से मा फैमिली के यंग मास्टर की गर्दन को पकड़े हुए हैं, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है बेचारा। उसके बाद जो मा फैमिली का यंग मास्टर वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो ब्रदर, प्लीज मुझे मत मारना। हमारा हीरो बोलता है, अगर तुमने आज के बाद मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ये कौवे जैसी नजर लगाई तो मैं तुम्हारी माँ फैमिली को जमीन में दफना दूंगा, सभी को जिंदा का जिंदा, और उसके बाद तुम्हारी माँ फैमिली की पूरी जनरेशन को खत्म करके उनकी अस्थियां नाले में बहा दूंगा। ये सुनकर माँ फैमिली का यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सो दोस्तों अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये एपिसोड हो गया समाप्त। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।